नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक तरह से कह लीजिए कि महिला सशक्तिकरण आधी आबादी को आगे बढ़ाने वाली मैडम उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे सर्वप्रथम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिलाषा वर्मा, को फाउंडर स्पार्क ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड मैं बीएमएस की डॉक्टर भी हूँ और यहाँ पर मेरा नर्सिंग होम चलता है। तो मैं कॉलेज में ही संभाल रही हूँ। नर्सिंग हमारा नर्सिंग का और फार्मेसी का कॉलेज है, तो मैं वहाँ की डायरेक्टर हूँ। बाकी जितनी भी महिलाओं से जुड़ी संस्थाएं, चाहे लॉयंस हो चाहे इनर व्हील हो, मैं उनसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ और जो भी मेरे से पॉसिबिलिटीज़ बन पाती है मैं करने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मैं कॉलेज वगैरह भी देखती हूँ। जी जी जी। आप एक सफल बिजनेसमैन है कह लीजिए। हाँ जी, कह सकते हैं। साथ में आप जनसेवा का काम भी कर रही हैं। जी। तो आप राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? मुझे लगता है कि अभी लोगों को शायद लगेगा कि ये झूठ बोल रही है, बट मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं। बिकॉज जो महिलाएं होती हैं वो कुछ करना तो चाहती है, बट उनके पास कुछ साधन नहीं होते या बढ़ने का तरीका उन्हें नहीं पता है, कि उन्हें रास्ता ही नहीं पता है कि वो कैसे आगे बढ़े। तो मेरा एक ट्रस्ट भी है जिसमें मैं अभी आगे चल के काफ़ी काम करने वाली हूँ महिलाओं के लिए। तो मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि मैं महिलाओं को आगे ला सकूँ और सोशल वर्क का कुछ काम कर सकूँ। यानी जो आधी आबादी कहते हैं, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करने वाली हैं। जी। जैसा कि आपने बताया कि राजनीति में सक्रियता इसलिए है क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो आप राजनीति में आई हैं, आप जनपद के केंद्र बिंदु पर बैठी हैं। आप चाहती तो दाहिने बाएं भी, अगल बगल की भी विधानसभा चुन सकती, लेकिन आपने कैसरगंज ही क्यों चुना? प्लीज डोंट माइंड, बट ये माइंड मत करिएगा। देखिए, हम जैसे कि पहले टाइम में होता था कि लोग कोई एक क्षेत्र चुनते थे। जी। वो राजा महाराजाओं के टाइम में होता था कि मैंने एक क्षेत्र चुना और उस पर राज किया। बट मुझे लगता है ये लोकतंत्र है, इसमें जनता चुनती है। तो अगर जनता चुनेगी कि मैं वहां से लड़ूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस मेरा इतना ही कहना है। आपके नाम के आगे वर्मा लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप ओबीसी हैं। जी। तो इस देश में ओबीसी समाज के नेता सबसे बड़े अखिलेश यादव माने जाते हैं। जी जी। तो आपने अखिलेश यादव को न चुन करके भारतीय जनता पार्टी चुना, ऐसा क्यों? इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे का कारण देखिए, अभी आप देखते ही आ रहे हैं कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने काफी काम किया है। देखिए, मातृवंदन योजना आई थी हमारी, वो कि 30% आरक्षण महिलाओं के लिए, जो सुकन्या योजना है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है और मुद्रा योजना है, सारी महिलाओं के लिए है। और अभी हमारा आत्मनिर्भर भारत का भी महिला सम्मेलन खत्म हुआ है। तो मुझे लगता है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम बीजेपी बहुत अच्छे से कर रही है, तो इसीलिए मैंने बीजेपी को चुना। जबकि समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि हमने महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए 10-90 लागू किया ताकि हर जगह महिलाओं को प्रोटेक्शन मिल सके। जी, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि शायद लड़कियां या महिलाएं जो है वो रात होते हुए आपने देखा होगा कि थोड़ा सा घबराते थे, घर वाले भी घबराते थे जाने के लिए। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि आप बहराइच में ही देख रहे होंगे कि महिलाओं की सक्रियता काफी बढ़ी है। एक पूरी लॉबी आपको महिलाओं की दिखती है कि वो आगे निकल के काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें अब डर नहीं है कि हम रात में थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो मुझे घर से डांट पड़ेगी या घर वाले जाने नहीं देंगे। तो रीजन यही है बस कि उनके टाइम में शायद महिलाएं सेफ नहीं थी और अब वो सेफ फील कर रही हैं। आप यहाँ बीजेपी महिला मोर्चा हो चाहे आप मेन बॉडी में देख रहे हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। आप ढेर सारी महिलाओं के मेरा नाम ले सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है यही वजह है। जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है, आपने कहा कि उस समय सेफ नहीं थी, इस समय सेफ है। जी। ऐसा आपको क्यों लगता है कि उस समय घटनाएं ज्यादा हो रही थी कि या इस समय घटनाएं ज्यादा हो रही थी? घटनाएं उस टाइम भी हो रही थी। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पर घटनाएं नहीं हो रही, बट कहीं ना कहीं जैसे कि या तो अवेयरनेस नहीं है या कुछ कहीं पर चूक हो जाती है, तो वो वजह हो सकती है। बट आप पहले से अगर अपेक्षा करें, अभी पीछे का हम लोग देखते हैं टाइम और अब का टाइम देखते हैं, तो काफी सेफ है, काफी सेफ है। जैसे आप डॉक्टर हैं, तमाम तरह के पेशेंट भी आपके पास आते होंगे। जी जी। आप उसमें ये भी देखते होंगे कि जो गांव की ज़्यादातर महिलाएं या बच्चियां आपके यहाँ आती होंगी,
तो उन पर परिवार का ज़्यादा प्रेशर रहता है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत करो, ये मत करो, वहाँ पढ़ने मत जाओ। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? प्रेशर तो होता ही है, बट फिर भी महिलाएं निकल रही हूँ, क्योंकि मेरा तो नर्सिंग कॉलेज है और आपको विश्वास नहीं होगा कि रुपैया के एंड से लड़कियां आती हैं और पता नहीं कहाँ उतरौला से और कैसरगंज से और उधर लखीमपुर खीरी साइड से भी हमारे यहाँ लड़कियां आती हैं। तो अभी टाइम चेंज हो रहा है, और मैं बस जितनी भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र के माता पिता हैं, बस उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी बेटियों के ऊपर विश्वास करें और बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, उनको उड़ने का मौका दे, उनको उड़ने का मौका, उनके पर जो है कतरे ना उनको उड़ने का मौका बढ़ने दिया। आप कैसरगंज विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, सोच सकते हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट सोच सकते हैं। चर्चा में है बात जी, चर्चा में है बात कि कैसरगंज से आप दावेदारी करने के मूड में हैं। आगे अगर पार्टी आपको मौका देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो तब आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, जैसे मैं अभी भी काम कर रही हूँ और तब भी काम करती रहूंगी। मैंने आपको पहले बताया कि मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर इस चीज के लिए नहीं कि मुझे यहाँ से टिकट मिले या मैं इस वजह से काम कर रही हूँ। मैं पहले भी काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही हूँ, बस सोशल वर्क खत्म। आप एक तरीके से विचारधारा के लिए काम कर रही हैं। जी, यही तो उद्देश्य। हाँ, मेरा उद्देश्य यही है, बिकॉज मेरा कोई ऐसा नहीं मोटिव है कि मुझे इससे कुछ चाहिए। जी, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी तरह की कमी है, या हाँ, बस ये अच्छा लगता है कि आपके पास एक पावर आ जाती है कि आप महिलाओं के लिए बढ़ के कुछ कर सकें। यदि आपको 2027 में विधानसभा का टिकट मिल जाता है और आप विधायक बन जाती हैं और आप सदन पहुंच जाती हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? पहले तो मैं गर्ल्स कॉलेज खोलूंगी, जहाँ भी गर्ल्स कॉलेज, एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज और एक स्टेडियम। जैसे मुझे लगता है ना, एक बेसिक चीजें हैं कि जो आपकी हेल्थ है, आपका एजुकेशन है, वो मैटर करता है। बिकॉज एजुकेशन ऐसी चीज है कि आपको फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचा सकती है। पहले मेरे ख्याल से रोज पहले लोग पैदा होते थे कि हाँ, मैंने पर्टिकुलर हमें इस स्कूल में पैदा हुए, इस वजह से हम राजा हैं या हम किसी बड़े पोस्ट पे हैं। आज लोग खुद से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। भाई जो डीएम बनते हैं या एसडीएम बनते हैं या किसी भी बड़ी पोस्ट पे वो पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम कि मैं एजुकेशन के ऊपर सबसे पहला काम करूँगी, जो खेल कूद है उससे जुड़ी चीज़ों का काम करूँगी। और जो भी जैसे महिला आपने बोला ना, महिला सशक्तिकरण, कि उनके वर्क के लिए कि हमें वो क्या कर सकती है, जो भी उनके लायक है काम, मैं उसके लिए काम करना चाहूँगी कि हाँ, वो जो भी जिसमें भी वो हुनर है उनके पास, वो उसके लिए काम करें और सेल्फ डिपेंड हो जाए। आपने शिक्षा का जिक्र किया। जी, वर्तमान समय में देखिए कि जितने भी प्राइवेट स्कूल वगैरह है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें एक तरीके से अंधाधुंध पैसों की वसूली की जाती है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, आगे बढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, उनके लिए आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, उनके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में है व्यवस्था है, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका, जबकि कुछ बच्चे तो ऐसे कि उन्होंने एडमिशन कहीं और लिया है और मेरे यहाँ आगे पढ़ना चाहते हैं, तो हम कभी मैंने नहीं रोका है। और हमारे यहाँ काफ़ी बच्चों ने जैसे फार्मेसी में है या एएनएम में है, वो पढ़ते हैं जबकि उनका एडमिशन कहीं और, हम उनसे कोई पैसा कोई कुछ भी नहीं लेते। तो मैं यही कहूँगी, जैसे जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपनी कुछ सीटें ऐसे कर सकते हैं कि भाई उन्हें फ्री, उनकी कुछ भी नहीं जा रही, सिर्फ सीटें जा रही हैं, बच्चे उनकी क्लास में बैठेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। आपको सदन पहुंचने के बाद कुछ ऐसा विधेयक पास करेंगी कि जिससे एक मतलब कंफर्म हो जाए कि इतनी सीट आरक्षण के लिए रहेंगी या इतनी सीट महिलाओं के लिए रहेगी, बच्चियों के लिए रहे, मतलब निर्धारित रहेगी? मुझे लगता है कि ये तो अभी हो ही चुका है, तो इसके ऊपर अभी इतना ज़्यादा बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा कि 30% गवर्नमेंट ने पहले से ही डिसाइड कर दिया है। जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रही है, आधी आबादी को आगे बढ़ा रही है। अभी एक उन्नाव की शायद कल की घटना है जहाँ एक महिला कांस्टेबल को गुंडे ने सरेआम गोली मार दी, तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे आप? देखिए, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, कि मुझे लगता है कि पहले तो चिन्हित किया जाएगा कि कौन है इसमें, कल्पित कौन है। वो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमारे क्या योगी जी हैं कि मैं करूँगी, जैसे उन्होंने कहा है कि बुलडोजर चलेगा तो चलेगा, कि हाँ, अगर उनकी गलती है तो 100 में से 200% उनको सजा मिलेगी।
यदि उन्होंने गलत किया है। हाँ, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा मिले जी और योगी जी करते भी आए जी जो भी गलत जिन्होंने भी किया है जी। उनको उन्होंने सबक सिखाया जी। है और जो भी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। जी। तो मुझे लगता है मैं भी उनके पथ चिन्ह पे चलने की कोशिश करूंगी। विपक्ष कहता है कि जो बुलडोजर की कार्यवाही है या। ये जाति देख करके करती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप, जी। ऐसा नहीं कह सकते आप। देखिए जो भी आप बुलडोजर को लेके कह सकते हैं कि हाँ भाई एक बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जहाँ पर फायदे की बात आती है वहां पर तो आप नहीं कहते हैं कि कोई एक कास्ट या कोई एक जाति विशेष को फायदा मिल रहा है। वो तो जो भी चीजें आती हैं गवर्नमेंट की वो तो सबके लिए होती है ना। जी। तो ये तो बस एक मुद्दा उठाने की बात है कि कोई जाति विशेष के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बुलडोजर की कार्यवाही है ये सही है कि गलत है? जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि ये जो बुलडोजर चलाने की जो कार्यवाही है ये बंद होनी चाहिए। देखिए, जब बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर होती है जहां पर ऐसा नहीं कहता है कि बस अब किसी चीज का बस एक घड़ा पाप का घड़ा भर गया, तो वो मुझे लगता है वहां पर की गई होगी। वरना मुझे नहीं लगता कहीं पर ऐसा किया गया हो कि सब कुछ बुलडोजर ही हर जगह चलाया गया हो। जो जैसे कानून में हमारे क्या है, जिसके रिकॉर्डिंग जो भी सजा दी गई है वही उसको मिलती है। हर जगह बुलडोजर भी नहीं चलाया जाता है। बस ये तो भाई अगर विपक्ष को कुछ बोलना है तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, कुछ ना कुछ कहेगा ही पार्टी के लिए। तो ऐसा भी कुछ मुझे नहीं लगता कि हर जगह बुलडोजर चलना चाहिए या हर जगह जो वो स्थिति देखकर चीजें मेंटेन की जाती है। मौके की कंडीशन मौके की कंडीशन। अगर व्यक्ति गलत है तो उस पर चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। और अगर सही है तो फिर हाँ। उस पर उस हिसाब से काम होना चाहिए। जी। आपने शिक्षा की बात करी, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आप देखिए कि जो सरकार है वर्तमान की, इसने एक ऑर्डर दिया था कि जो मर्जर स्कूल उनको बंद किए जाएंगे। आप कह रही है शिक्षा जगत को आगे बढ़ाएंगे, सरकार कह रही है कि हम जो पहले से प्राइमरी स्कूल इनको बंद करेंगे। इस पर क्या कहना है? उसमें आपने देखा होगा उन्होंने उन्हीं स्कूलों को कहा होगा जिसपे संख्या कम है। जी। जहाँ पर संख्या बच्चों की कम है वहां पर ही मर्ज करने की बात कही थी। हर जगह नहीं मर्ज हो रहे हैं। जहाँ पर बच्चे कम आ रहे हैं, वहां पर टीचर्स ज्यादा हैं, बच्चों की संख्या कम है, वहां को मर्ज किया जा रहा था। हर जगह के स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा रहा था। और ये कि हाँ मर्ज कर देंगे तो सारी फैसिलिटीज सारे बच्चों को मिल पाएंगी। अब कैसरगंज से दावेदारी करना चाह रही हैं, वहाँ की मैं एक समस्या से आपको अवगत करा रहा हूँ। कैसरगंज ब्लॉक में 16 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर हेडमास्टर तैनात नहीं है। पखरपुर ब्लॉक में 21 ऐसे स्कूल हैं जहाँ हेडमास्टर तैनात नहीं है। और एक कैसरगंज विधानसभा के अंतर्गत दोनों ही ब्लॉक आते हैं। अब जहाँ हेडमास्टर नहीं है, मतलब उनको उनकी स्थिति में छोड़ दिया गया है स्कूलों को। आप ऐसे में कैसे कह सकती हैं हम शिक्षा जगत को मजबूत करेंगे? नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं देखूंगी, मैं बात करूंगी कि क्या प्रॉब्लम कहाँ पर कैसी क्या प्रॉब्लम आ रही है। बस ऐसा होना नहीं चाहिए। सब जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है कि ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस वजह से ना वहाँ पर पहुँचो, क्योंकि एक हेड मास्टर की पोस्ट तो होती ही होती है और जो भी इसके कैपेबल होता है वो उसको दी जाती है पोस्ट। तो मुझे लगता है कि मैं संज्ञान में लूँगी और जाकर बात करूँगी। यहाँ पर भी ऐसे ऑफिस लोगों का कहना है कि जो वर्तमान सरकार है ये शिक्षा मित्रों और टीचरों की भर्ती नहीं कर रही है। जो पहले से टीचर है वही रिटायर हो रहे हैं, नए भर्ती करने रहे, इसलिए ऐसी कंडीशन पैदा हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अभी तो अब आगे निकाली जाएगी, पोस्टें निकाली जाएंगी और भर्ती तो देखिए लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं भर्ती निकालने की। और आने वाले टाइम में उनके लिए भी सीटें निकलेंगी और उसमें तो भी भाई गवर्नमेंट क्या करती है वो तो मैं अभी नहीं कुछ बोल सकती उसके लिए। युवा कह रहे हैं कि हमारी उम्र बीती जा रही है, सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। अगर सरकार भर्ती नहीं निकालेगी तो उनको अपनी प्रतियोगिता दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए हर जगह देखिए आप चीज़ों को ऐसे लेके चलिए कि आप बोलते हैं कि आप अपना रेशियो देखिए कि आप अगर 2010 में हमारी जनसंख्या कितनी थी, 2015 में कितनी थी, 2025 में कितनी है, तो हर को गवर्नमेंट
जॉब नहीं मिल सकती। इसीलिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के उसमें या MSME वाला जो भी आपके चलाए जा रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ भर्ती के ऊपर ही नहीं, बाकी अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो और बाकी भी क्षेत्रों में वो निकाल रही है चीज़ें, नई नई चीज़ें ला रही है, तो उसमें जो युवा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि युवाओं को थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई हमारे पास और जॉब ऑप्शन भी और बढ़ रहे हैं। देखिए पहले जॉब ऑप्शन कम थे कि भाई डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं पर बाबू की पोस्ट है। अभी देखिए कि आपके प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब है, हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जॉब ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बिजनेस के ऑप्शन भी बढ़ रहे हैं, तो मुझे उसमें भी कन्वर्ट होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ की भर्ती के बदौलत मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भाई, अगर कहीं ना कहीं जनसंख्या भी बढ़ रही है तो कितना ही निकल आएगा। आपका कहने का मतलब है कि जो युवा हैं हाँ। सिर्फ सरकार के भरोसे न बैठे। नहीं, ये मेरा ये कहना नहीं है कि सरकार के भरोसे ना बैठे। मैंने कहा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें आपके लिए भर्ती के भी ऑप्शन है, जो कैपेबल है उनको दी जा रही है सीट, और जो नहीं उसको अचीव कर पा रहे हैं उनके लिए बिजनेस के न जाने कितने प्लेटफॉर्म उन्होंने दिए हैं। उन्होंने आपको ये भी दिया है कि भाई हम आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो मिल रहा है, लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन वगैरह मिल रहा है, जिसमें आपको कोई भी 6 महीने तक कोई किस्त भी नहीं जमा करनी पड़ रही है। तो ऐसा कर रही है कि भाई अगर सबको अपना अपना काम करने का या अपना अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। आपने रोजगार की बात करी तो मुझे बिहार की एक रैली का जिक्र याद आता है, जिसमें माननीय PM साहब कहते हैं कि रील बनाओ पैसा कमाओ। रील बनाने को रोजगार कहते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? रील अगर देखिए, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। रील बनाओ पैसा कमाओ, जैसे कि आपने आजकल यूट्यूबर्स को देखा होगा, जो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टाग्राम, ना जाने कितने लोग वो आप करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने उस कंटेंट में बोला होगा। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो अभी आप एक काफ़ी चर्चा में है, सीरीज जो भी वो बिग बॉस, उसमें भी या कहीं पर भी जो आपके रियलिटी शोज हैं उसमें भी सारे यूट्यूबर्स जा रहे हैं या इंस्टाग्राम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उनको अर्निंग हो रही है ना। तो मुझे लगता है उन्होंने इस कंटेंट में बोला होगा, इसलिए नहीं बोला होगा किसी पर सिर्फ आप रील बनाए, इसलिए नहीं बोला होगा। एक तरीके से आप अपना समर्थन दे रही हैं। समर्थन बस इसलिए दे रही हूँ कि जब अगर आप कुछ मतलब कुछ कर रहे हैं, यूजफुल चीजें कर रहे हैं जो वर्क है, अगर आप उससे कुछ कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट करें तो ये गलत है। लॉ एंड ऑर्डर की बात जहाँ तक की जाए, बिहार में भी चुनाव है, अभी देख रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी मिल पा रही होगी आपको। एक दुलार चंद यादव नाम के व्यक्ति थे जिनको अनंत सिंह ने वहाँ गोली बिहार में मार दी है। तो ऐसे में देखिए कि जिन दहाड़े लोग एक दूसरे को गोली मार दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। तो अभी तो देखिए हम लोग अभी गवर्नमेंट में आ जाने दीजिए, तो जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। अभी मैं सचमुच में इस उसके बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, बिकॉज मुझे पूरी बात भी नहीं पता कि कैसे क्या हुआ था। तो इसके बारे में मैं कुछ भी बोलना उचित नहीं समझूँगी। आपने आपकी इस पार्टी ने कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे, इसी के क्रम में उन्होंने चिलरिया मिल फैक्ट्री बंद कर दिया, आपने सुना होगा अभी। हाँ, चिलरिया मिल बंद कर दी गई। अब ये बताइए कि किसानों के लिए ये सुविधाजनक है या असुविधाजनक है? वहाँ जो लेबर काम कर रहे थे या मजदूर काम कर रहे थे, बाबू काम कर रहे थे, GM PM जो भी काम कर रहे थे, वो अब पैदल हो गए, तो उनको आप कैसे रोजगार देंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? देखिए कहीं ना कहीं जैसा चिलवरिया मिल जो रही है, मैंने सुना है दिवालिया हो रही है जी। तो अगर हम अपना कुछ दे ही नहीं पा रहे, हम अपना नहीं निकाल पा रहे, तो उसको उसलिए बंद किया गया था। और कहीं ना कहीं उनके लिए भी गवर्नमेंट सोचेगी, देखेगी। आपने प्राइवेट सेक्टर का उल्लेख किया। प्राइवेट सेक्टर में मैम, आप जिस व्यवसाय में हैं, इसमें भी मैंने देखा कि लोगों की एकदम अंधाधुंध लूट है। जब कोई ग्रामीण व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो पहले तो पर्चा बनवाता है, 500 उसके लेते फीस, 500-400, उसके बाद में वो तुरंत जांच लिखते हैं। जांच पर तुरंत जो है 1600 जमा करो, वो कौन सी जांच लिख देते हैं तुरंत, कोई भी मतलब हो। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, उसमें लोगों का आरोप है कि इसमें डॉक्टरों का 50% कमीशन होता है। क्या बात सही है?
नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे एक दिन का मौका दें और आप खुद से ओपीडी में किसी के भी ओपीडी में बैठे, तो अगर आप कुछ एक जो रहते हैं पेशेंट ये करते हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने आला नहीं लगाया, डॉक्टर साहब ने कोई जांच नहीं लिखी, यानी कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं। तो पहली बात तो वो खुद से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम पे तो वो खुद से प्रेशराइज करते हैं कि जैसे जो जिनके पास गूगल नॉलेज है, वो सबसे पहले गूगल से सर्च करके आते हैं कि अगर मुझे स्टमक में पेन हो रहा है तो मुझे अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना चाहिए। अगर डॉक्टर ने नहीं लिखा है तो वो प्रेशराइज करके बोलेगी डॉक्टर साहब आपने अल्ट्रासाउंड तो लिखा ही नहीं। तो अगर डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं तो उनको लगता है नहीं, अगर वो जांच उनके अंडर में है तब तो उन्हें लगता है कि ये ठीक है, नहीं अगर उनके अंडर में नहीं है तो वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब का कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई सत्यता नहीं है कि वो कह रहे हैं ऐसा। और मुझे मेरे यहाँ खुद ही इतने ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हमें अगर उन्हें फीवर है या उन्हें लूज मोशन हो रहा है तो उसमें स्टमक पेन अगर हो रहा है लूज मोशन की वजह से या कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसकी वजह से, तो जिसमें जांच कंपलसरी नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं उनके पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए लिखते हैं और कहीं ना कहीं वही जरूरी होती है, इस वजह से लिखी जाती है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा, यानी एक तरीके से बात भ्रामक है। सरकार स्वास्थ्य मुद्दों पर लेकर के बहुत सक्रिय है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो जिला अस्पताल में पोस्ट है और अपने यहाँ प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनका व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कोई नुकसान हो उनका। इस पर कैसे आप प्रतिबंध लगाएंगे? इसमें मैं मुझे नहीं लगता मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगी, और क्योंकि अभी शायद मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ प्राइवेट भर्तियाँ भी ऐसी हो रही हैं डॉक्टर्स की जो अपना खुद से कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक गवर्नमेंट को देना होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो उसका अलाउंस मिलता है उनको। जो लेते हैं वो नहीं प्रैक्टिस करते हैं और जो नहीं लेते हैं मुझे लगता है। तो अगर आप किसी पेशेंट से अगर पैसे ले रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। ये जो प्राइवेट बैठ करके जो मरीजों को देखते हैं, देखिए आप सपोज देखिए उनको तो डॉक्टर्स को तो एक ओथ दिलाई जाती है। अगर आपने ये कहा कि जो गवर्नमेंट में डॉक्टर हैं अगर वो अपना ड्यूटी छोड़ के ऐसा कुछ काम करें तो बहुत गलत है जी। और अगर किसी के आप बताइए अगर किसी के रात में किसी के पास पेशेंट आ रहा है तो कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो उठ के देखेगा, या शाम में है तो कोई देखेगा कैसे नहीं जी। तो ये तो कहीं ना कहीं से मतलब ना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई उन्होंने इसके बाद किया तो ये गलत है, इसके बाद किया तो सही है। तो मुझे लगता है वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं, अगर उन्होंने किया भी होगा तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई पेशेंट आया है उनसे कंसल्ट करने के लिए तो ही उन्होंने देखा होगा। और एक तरीके से आप डॉक्टर का बचाव कर रहे हैं। भैया ऑब्वियसली बात है कि मैं खुद का तो बचाव करूंगी जी। लेकिन जो उनकी टाइमिंग होती है डॉक्टर उस दौरान अगर देखते हैं तो ये गलत बात है। हाँ, ये गलत बात, ये नहीं करना चाहिए उनको। जो सरकार उनकी सैलरी देती है उनको उतना समय वहाँ देना चाहिए, वहाँ पर उनको उतना समय देना चाहिए जी। क्योंकि सरकार आपको इसीलिए चयनित की है, इसीलिए आपको चयनित किया गया है कि आप, और अगर आप वहाँ नहीं बैठती हैं तो इससे एक आम जनमानस में एक समस्या पैदा होती है। क्योंकि वहाँ से अब व्यक्ति जब चल करके आपके पास आएगा तो आपको 500 फीस जमा करेगा, तो इससे एक ग्रामीण इलाके में एक तरीके से समस्या और उत्पन्न हो जाती है कि आम जीवन और कष्टमय हो जाता है। इससे एक तरीके से गलत संदेश सरकार को जाता है। सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दूंगी, क्योंकि आप राजनीति में इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सरकार कहती है कि मैं आय दोगुनी कर दूंगा, और आय दोगुनी तो किसान की नहीं हुई, लेकिन किसान लाइन में लगा खाद के लिए, पूरा दिन लगा, बेहोश तक हो गया, तमाम प्रकार की खबरें आई। तो जो खाद की किल्लत है, जो किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, इससे बचाव के लिए सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो? देखिए अभी तो मुझे मेरे संज्ञान में ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी है ये जो खाद, जैसे आप देख रहे हैं कि फूल पत्तियों से या बाकी चीज़ों से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो किसानों तक मिल सके जी। और मैं बस इस टॉपिक पे इतना ही कहना चाहूँगी जी। महिला सशक्तिकरण की बात जहाँ तक है, आधी आबादी, जिसको आधी आबादी कहती है, आधी आबादी आपकी संख्या है जी। आधी आबादी को
जैसे जब आप चुनाव लड़ेंगी तो अभी आधी आबादी के साथ साथ मतलब आपको और भी वोट ले मतलब की जरूरत है, लेकिन आप आधी आबादी को कैसे आकर्षित करेंगे, क्या योजना है उनको जोड़ने के लिए आपके पास? हमारे पास, मैंने आपको बताया ना कि पहली बात तो एजुकेशन, जी कि अब पहली बात तो अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा तो मेन ये है। जी उसके बाद की है कि उन्हें पोषण दें। जी आपने देखा होगा कि हम लोग अगर कोई बीमार है जी और जो प्रेग्नेंट लेडी जी। है उसको पूरा फुल पोषण जब तक प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बाद उनके रहने की व्यवस्था, आपको पता ही कि पीएम आवास योजना चली रही है, शौचालय की योजना आपकी बहुत हमारी पॉपुलर हुई है। उसके बाद उनके लिए जॉब ऑप्शन, कि हर क्षेत्र में उन्हें कहीं ना कहीं जॉब देने की पूरी कोशिश। आज हमारे NRLM में न जाने कितनी महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं और ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं कि आप वहाँ से अपने मतलब आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते वो जरिया बन सकता हैं, है। जरिया बन सकता है। कैसरगंज विधानसभा जहाँ से आप दावेदारी करना चाहती हैं, जी वहाँ पर इस समय भेड़ियों का आतंक बहुत ज्यादा है। जी जी जी, मैं गई भी थी वहाँ पर। आप मौके पर गई भी होंगी? हाँ, मैं गई थी, मैं जौरा तपोली में गई थी जी। हाँ जी 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 मुख्यमंत्री जी ने दौरा भी किया वहाँ पर आकर के। जी, मुख्यमंत्री जी के एक दिन पहले ही मैं गई थी। जी हाँ जी, ठीक है। वहाँ लगातार अभी भी भेड़ियों का आतंक हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री के आने के बाद भी वो आतंक थम नहीं रहा है, इस पर आप कैसे रोकथाम करेंगे? मैं गई थी तो वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक कुछ ऐसी चीजें नहीं थी, और वो जो है कि जैसे कभी बारिश होती है या बाढ़ आती है तो वहाँ से वो आते हैं, तो वो मतलब आते हैं जो भेड़िया है वहाँ से तैर के या जो भी उनका कहाँ से वो कहाँ से आए किसी को नहीं पता, और एक जगह टिकते नहीं हैं। और वन विभाग से भी हमारी बात हुई थी और मैं देख के खुद भी आई थी कि जगह जगह कैमरास लगाए गए थे, जो सोलर से चलते हैं, कैमरा लगाए गए थे। वन विभाग की पूरी टीम काम कर रही है, उसके बावजूद नहीं पकड़ पाने में बस मुझे लगता है एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि उनका कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, वो कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं ये किसी को पता नहीं। तो और पूरी कोशिश की जा रही है कि हाँ वो जल्दी से जल्दी भेड़िया पकड़ा जाए। मुझे लगता है जल्दी ही उसका भी निवारण किया जाएगा और जल्दी ही एक भेड़िया आई थिंक मारा भी गया था उसमें। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने के बाद भी अगर नहीं थम रहा है तो ये कैसे थमेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि वो क्षेत्र कोई छोटा सा एरिया तो बड़ा है, एरिया काफी बड़ा है और उसमें काफी जो एरिया ना फ्लड इफेक्टेड है। तो जो जब भी फ्लड आता है या पानी जहाँ पर भरा वहाँ पर वन विभाग की टीम जा नहीं सकती है, लेकिन वहाँ पर जो भेड़िए हैं वो जा सकते हैं। तो वो कहाँ पर छुपे हैं कुछ ऐसा लोकेशन उन्हें नहीं पता, ना ही उन्हें पकड़ा जा पाया है कि हाँ जिंदा पकड़ा जाए तो उनके ऊपर ट्रैकर लगा के या कुछ ऐसी चीजें की जा सके, तो कुछ ऐसा नहीं हो पाया है। इस वजह से मुझे लगता है डिले हो रहा है, वरना तो अब तक ये चीजें सुनिश्चित की जा चुकी होती और जल्दी ही, बट मुझे लगता है कि जल्दी ये सब चीजें। अब मंझारा तोकली गई होंगी तो आप वहाँ एक चीज हो सकता है कि गौर की हो कि ना की हो, मंझारा तोकली करीब 20-22 हज़ार वोटर की ग्राम सभा है, यानी बहुत बड़ी ग्राम सभा है। मुझे लगता है कि जनपद की वो सबसे बड़ी ग्राम सभा है। वहाँ पर ना ही इंटर कॉलेज है, ना ही कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई पुलिस चौकी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि मैं जैसे अगर कॉलेज है तो सबसे पहला काम करना है इंटर कॉलेज, और लगे भी हुए हैं वहाँ पर काफी टाइम से ये लगा हुआ है कि वहाँ पर इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज बनेगा या विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, बट ये किसी न किसी वजह से वो डिले हो रहा है। वहाँ पर हमारी वो भी नहीं है, सीट भी नहीं है, तो मुझे लगता है इस वजह से चीजें डिले हो सकती हैं। और आगे आने वाले टाइम में 2027 में मेरे ख्याल से जो भी रहेगा, जो भी जीत के आएगा वो अपनी अपनी चीजें करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब आप 2027 में यदि आपको मौका मिलता है और विधायक बन जाती है तो क्या कैसरगंज विधानसभा के मंझारा तोकली में इंटर कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी व्यवस्था और पुलिस चौकी जैसी व्यवस्था आप देने का काम करेंगे या नहीं? अब मैं बिल्कुल करूंगी। मैंने आपसे बोला ना कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मेन है कि शिक्षा, और महिलाओं को शिक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो पूरे फैमिली को शिक्षित करती हैं। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। तो सबसे पहला काम मैं गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए सोचूंगी, और उसके बाद फिर मैं विश्वविद्यालय के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक स्टेडियम, मैंने जैसा आपने कहा स्वास्थ्य व्यवस्था है,
कि हाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जहाँ पर प्राइवेट की तरह आपका पूरे सब चीज़ें सारी चीज़ें प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, तो वो अच्छे से अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिल सके और बहुत कम दर पे। और जो जैसे भी बात की आपने पुलिस चौकी तो आई थिंक है और पुलिस चौकी नहीं है, बट मैंने वहाँ पर पुलिस के काफ़ी लोगों को देखा है और वीडियो के आतंक की वजह से वहाँ ड्यूटी लगाई गई होगी, इस उनको आपने देखा होगा वहाँ एक चाहिए। अच्छा, पुलिस चौकी चाहिए जी, क्योंकि बहुत बड़ी ग्राम सभा है तो वहाँ अगर हो जाएगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी। सुविधा मिलेगी, नहीं है, पूरी कोशिश रहेगी हम लोग की। जैसे ना होता है कि कुछ चीजें हम लोग से छूट जाती हैं जी। कोई भी गवर्नमेंट है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो पूरी चीजें नहीं, क्योंकि भाई आप जगह जगह जाके नहीं देख सकते, तो अगर आपने अपने उससे अपने एक प्लेटफॉर्म से बात उठाई है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीजें कंप्लीट हो। कि मैंने कहा ना कि अगर जब तक हम वहाँ पर जाएंगे नहीं या पूरी तरह से हमारे पास से कुछ ऐसा आएगा नहीं, तब तक हमें वो चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। तो अब अगर हमारे संज्ञान में आया तो मुझे लगता है पूरी कोशिश की जाएगी। आप जहाँ से दावेदारी करना चाह रही हैं वहाँ से कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं मुकुट बिहारी वर्मा जी, वो भी वहाँ से विधायक रहे हैं और 2022 में उनके लड़के गौरव वर्मा जी भी चुनाव लड़ चुके हैं। उनका राजनीति में बहुत बड़ा कद है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उनका टिकट काट करके आपको मौका दिया जाए? नहीं, देखिए मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं उनका टिकट काट के मुझे दिया जाए, और भाई बाबूजी से मेरा काफ़ी पुराना संबंध है। हम लोग काफ़ी हमारे फैमिली रिश्ते रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि किसी का टिकट काट के मुझे मिले। हाँ, अगर मेरे में कैपेबिलिटी होगी तो चाहे, मैंने कहा ना कि आजकल जनता आपको चुनती है और यह क्षेत्र और जनता आपको चुनती है, तो जनता तब चुनेगी जब आप टिकट लेके आएंगी। अगर आप टिकट नहीं लेके आएंगे तो कैसे आपको जनता चुनेगी? देखिए ये आपको एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से जी, तो वो आपको कहीं ना कहीं से आपको पता चलने लगता है कि भाई यहाँ पर मेरा कुछ आप आखिर मेरे पास आए हैं, तो कहीं ना कहीं से सोच के कि भाई कहीं ना कहीं से सुन के या सोच के, तो मुझे लगता है बस ऐसे ही पता चल जाता है कि हाँ मुझे यहाँ से लोग चाह रहे हैं या कहीं और से मुझे चाह रहे हैं। मंत्री जब तक चुनाव लड़े लगातार जीते, जैसे ही गौरव वर्मा जी को उम्मीदवार बनाया गया, वो अपने पिताजी से ज्यादा वोट पा करके भी चुनाव हार गए। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कुछ कभी कुछ समीकरण काम नहीं कर पाते, मुझे लगता है, बस और कुछ नहीं। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगी कि कभी कुछ समीकरण ऐसे होते हैं या कभी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने फाइट किया था, और कुछ बहुत ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा नंबर से वो हारे, और एक तरह से उनको हारना नहीं कहेंगे, उनको जीतना ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा फाइट किया था, बहुत अच्छी लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी थी। तो उसको मुझे नहीं लगता है कि मैं हारने के लिए बोलूँगी कि वो हार गए। अच्छा फाइट किया था उन्होंने, बट मैंने कहा ना कि भाई कभी कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग अपने ही लोग धोखा दे देते हैं, तो ये हो सकता है। यानी अपनों से शिकायत है? पता नहीं, कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है। जब तक कोई फ्रंट में ना आए तो बोल नहीं सकते। एक तरीके से जो है मलाल है कि अपने लोगों ने साथ नहीं दिया, कहीं कमी रह गई, कहीं चूक रह गई, जिसके कारण जो है जी समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर के 2027 में सरकार बनाने की बात कर रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2027 में पुनः जो है रिपीट करेगी। जी, पूरा रिपीट करेगी। सरकार कह रही है कि हम जो है पिछली सरकार की अपेक्षा ज्यादा काम कर रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि सरकार अपने जो भी मुद्दे हैं सब में फेल है। तो आप वो मुद्दा उठाए तो वो सही मुद्दा उठा पा रही है भाई, चाहे वो आप कह रहे हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा है या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है भाई। जॉब ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आप आज उसकी इंडिया की जीडीपी कहाँ से कहाँ जा रही है, और आज हम टॉप 5 में हैं, तो कहाँ से कहीं ना कहीं तो हमने तरक्की कर रहे हैं ना, तभी तो हम आज टॉप 5 में। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत वो आक्षेप लगा रही है। और देखिए विपक्ष का कहानी यही है कि आपके सरकार के ही नेता ने कहा घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस जीएसटी को बढ़ाया किसने था? देखिए जीएसटी, अभी मैंने कहा ना कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको बोला था कि जहाँ पर 15% थी वहाँ पर 5% कर दी गई है।
तो पिछले गवर्नमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उसमें 15% है या 20% है। तो देखिए स्वास्थ्य में हमने 0% जैसे जो हमारी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं उसमें 0% कर दिया है। स्टेशनरी से जुड़ी चीज़ों से एजुकेशन पे हमने 5% या 0% है कुछ कुछ चीज़ों पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमने कम किया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जो जीएसटी है जी। इसको किस सरकार ने लागू किया? जीएसटी, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। आप बचना चाह रही हैं? जी, मैं बचना चाह रही हूँ, यही समझ सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी जी। वो जीएसटी लागू करना चाह रही थी तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी, और आज जब भारतीय जनता पार्टी जीएसटी लागू की है तब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। तो आखिर आप बताइए कि कैसे विरोध करेंगे? अगर हम अपनी चीज़ों को नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी जीएसटी लागू होने से आम जनमानस का जीवन कष्टमय हो रहा है, इस बात को आप स्वीकार करती हैं नहीं? कहाँ कष्ट में हो रहा? मुझे लगता है जिन चीज़ों पे जीएसटी होने से चीजें महंगी हो रही हैं तो इससे आम अभी जनमानस कम हुई है। जीएसटी घटी है तब कम हुई, जैसे कोई किसी चीज का मूल्य 25 रुपए था, जी, जी, जी। जीएसटी घटा दिया गया 22-23 रुपए की, 22-23 रुपए की हुई। तो इस पर 2-3 रुपए की राहत मिली है। लेकिन जो जीएसटी लगाई गई, जो उसका लागत मूल्य था 15 रुपया, 15 से जो 25 पहुंचाया गया, तो ये किस सरकार ने पहुंचाया? कुछ भी नहीं बोलना चाहते। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैम उपस्थित हुई और अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैम को धन्यवाद और आपका बहुत शुक्रिया मैम।